अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2022 सीरीज़ का पेपर 2-3 आज हम सॉल्व करेंगे। ये कैम्ब्रिज का एएस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ फ्लो Q of a liquid along a narrow pipe of length L and radius R is given by, और ये आपको एक इक्वेशन दे दी, where alpha is constant and experiment is carried out to determine the value of alpha. The data from the experiment are shown in table 1.1. ये आपको मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ अलॉन्ग विद देयर यूनिट एंड विद देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपको दी गई हैं QRL. Use the information in table 1.1 to show that SI base unit of alpha is second inverse. Now, the equation is Q is equals to alpha R to the power 4 L. Now, हम अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ा का यूनिट निकालना है। तो अल्फ़ा का अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा हो जाएगा क्यू एल अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू क्यू एल अपॉन आर टू द पावर 4। ये हमारे पास हो गया। नाउ अब हमारे पास क्यू के यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, ये गिवन है क्यू के यूनिट्स, तो हम यहीं से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। उसके बाद लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट सॉरी ये तो रेडियस का, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर्स, और उसके बाद रेडियस का यूनिट भी मीटर है, लेकिन मीटर रेडियस के ऊपर पावर 4 है तो मीटर के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। अब आपके पास कैंसिलेशन शुरू करते हैं, ये मीटर क्यूब और ये मीटर मिलके पूरा पूरा मीटर टू द पावर 4 उड़ा देंगे, और आपके पास क्या बचा, सेकेंड टू द पावर -1, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी जो कि हमने कर ली। Now next part, show that the percentage uncertainty in alpha is 15%. अच्छा भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिनकी प्रैक्टिस हो गई है वो तो डायरेक्टली सिंपली सम अप कर देंगे, और जो अभी ज़रा वीक हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल से करके बता देता हूँ। तो अल्फ़ा की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू की अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और ये हमने ब्रैकेट लगाया। दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हों, डिवाइड हों, ऐड हों, सब्ट्रैक्ट हों, अनसर्टेनिटी हमेशा आप ऐड कर देंगे। प्लस का साइन लगाया, फिर आपने एक ब्रैकेट ओपन किया। एल की अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। उसके बाद ये आपने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर जो रेडियस है वो डिनोमिनेटर में है, और भी मैंने आपसे कहा कि दो क्वांटिटीज़ ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, आपने हमेशा अनसर्टेनिटी ऐड करनी है। तो रेडियस की अनसर्टेनिटी क्या होगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और ये हमने लेके ब्रैकेट क्लोज किया। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेडियस के ऊपर क्या है, पावर है, तो पावर बिकम्स कोफिशिएंट। रेडियस टू द पावर 4 है, तो जो 4 है वो आपके पास कोफिशिएंट के तौर पे आ जाता है, तो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ। नाउ अब क्यू की परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, क्यू की 3% है, और एल की 4% है, और रेडियस की 2% है। तो जस्ट हम वैल्यूज़ में यहाँ पे लिख देंगे। तो क्यू की कितनी आ गई, 3%, उसके बाद ये आपके पास वो प्लस साइन आ गई। एल की कितनी थी आपके पास, 4%, ये आपने लिख दी। उसके बाद प्लस ये 4, ये ब्रैकेट ओपन, और आपके पास जो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो थी 2%। तो मेरा बेटा ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब सिंपल क्या रह गया, ये आप सिंपली ऐड कर दें इनको, तो ये आपके पास बन गया 15%, और यही हमें प्रूफ करना था कि अल्फा की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 15% है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है, कैलकुलेट अल्फा विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कह रहा है कि ये तो आपने अल्फ़ा की ऊपर जो निकाली है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, अब आप निकालें अल्फ़ा की क्या चीज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नाउ तो सबसे पहले तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ठीक है। रीज़न क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्यों निकालनी होगी, देखो मेरा बेटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या था, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ अल्फ़ा निकाली है, और ये है डेल्टा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू 100। ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू 100 इज़ इक्वल्स टू 15%, 15%।
नाउ तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अल्फा बराबर है क्यू एल टू द पावर 4। देखो क्यू की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू ये रही, और आर की वैल्यू ये रही। तो अगर इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूँ, मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ तो अब हम अल्फा की वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर है 2.72 टाइम 10 टू द पावर -8, ठीक है, और 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन आपके पास 7.1 इंटू 10 टू द पावर -5 और r टू द पावर 4 था, तो ये हमने पावर 4 लगा दी। इसको जब हम कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.68 टाइम 10 टू द पावर 7। नाउ अब ये वाली वैल्यू अल्फा की हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2.68 टाइम 10 टू द पावर 7, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। और ये जो 100 था इसको हम डिवाइड के उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो 15, अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 15 अपॉन 100 लिख देते हैं। अब आपके पास डेल्टा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा अल्फा बराबर है कितना? 0.401 इंटू 10 टू द पावर 7। मेरा बेटा ये 10 टू द पावर 7 मैंने यहाँ पे क्यों रखा? आप नीचे आंसर देखें तो ये आंसर देखिए 10 टू द पावर 7 में का है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी 10 टू द पावर 7 में होनी चाहिए, और जो अनसर्टेनिटी निकालें वो भी 10 टू द पावर 7 में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे लास्ट लाइन में उसे 10 टू द पावर 7 में आंसर लिखा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अनसर्टेनिटी जो अभी हमने निकाली है 0.401, तो मैंने आपको बताया था इसका रूल क्या है कि अनसर्टेनिटी मस्ट बी इन 1 सिग फिग ओनली, ठीक है, 1 सिग्मा फिगर में होनी चाहिए। तो 0.401 बिकम्स 0.4, तो यहाँ तो हम पहले लिख देते हैं 0.4। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास अगर अनसर्टेनिटी 1 डेसिमल प्लेस में आई है तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी 1 डेसिमल प्लेस पर आनी चाहिए। इसको और ज़रा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि आपके पास क्या चाहिए कि दोनों आपके पास कंसिस्टेंट होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो 2.68 बिकम्स 2.7। ये हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। नॉन नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंजन ऑफ अ टॉय रॉकेट पुशेस gases vertically downwards, and this results in the rocket accelerating vertically upwards from the ground, ठीक है। आपके पास एक इंजन टॉय रॉकेट है जो कि गैस को नीचे पुश कर रहा है, और उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। द रॉकेट स्टार्ट्स from rest at time t is equals to 0. The variation with time t of the velocity v of the rocket for the first 0.3 seconds of the flight is shown in figure 2.1. तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। एज द रॉकेट मूव्स, द थ्रस्ट फोर्स T, द फॉरवर्ड फोर्स T प्रोवाइडेड बाय द रॉकेट इंजन इज 16 न्यूटन। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो आपके पास 16 न्यूटन की है। Assume that the mass of the rocket is constant for this part of the flight. Assume that the air resistance is negligible means आपके पास acceleration constant है। अच्छा, for this part of the rocket's flight, show that the acceleration of the rocket is 55 meters per second. मेरा बेटा ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और आप सबको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल लूँ तो ग्रेडियंट के लिए एक सबसे खूबसूरत पॉइंट तो मुझे स्टार्टिंग में मिल गया, वो क्या है 0 0, और दूसरा मैं पॉइंट देख लेता हूँ, लेट से मैं एंड पॉइंट देख लेता हूँ, ठीक है। तो एंड पॉइंट निकालने के लिए मैं ये वाली वैल्यू को पकड़ता हूँ। ये वाली वैल्यू मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस तो 0.30 है, वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये 15 है और ये 20 है
तो ये आपके पास दोनों के दरमियान 10 बॉक्सेस हैं, तो ये 15 और ये 15.5, 16, 16.5, दिस इज 16.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये बात हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या, y2 माइनस y1, 16.5 माइनस 0। ठीक है भाई, 16.5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.3 और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.30 माइनस 0, 16.5/0.3, इसका आंसर 55 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। नाउ बेटा, स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। ओहो, रिजल्टेंट फोर्स का नाम क्या है F। ठीक है, resultant force, net force experienced by the rocket in terms of the thrust force and the weight। बेटा आपके पास ये हमारा खूबसूरत सा एक रॉकेट है जो कि स्पार्को ने बनाया है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखें कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आपके पास एक तो इंजन का थ्रस्ट है जिसको इन्होंने टी से कहा है। ठीक है, और आप सबको पता है कि वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और चूंकि रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो ये इस तरह से एफ से उसने कहा है रिप्रेजेंट करो। तो मेरा बेटा अब आप किसको किस में से माइनस करेंगे, W माइनस टी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो थ्रस्ट फोर्स है, अपवर्ड फोर्स इज लार्जर देन द डाउनवर्ड फोर्स। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स F आपके पास बराबर है थ्रस्ट माइनस वेट। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ द रॉकेट। अब ये इन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, मास ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब इससे मास निकालो, तो रिजल्टेंट फोर्स का बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, F इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो F किसके बराबर जाएगा ma, टेंशन एज इट इज रहेगी और वेट को हम तोड़ देते हैं mg से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल्स टू ma, और टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, और टेंशन इज इक्वल्स टू ma प्लस mg, और हमें मास निकालना है तो मास बराबर हो जाएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, टेंशन इज इक्वल्स टू मास कॉमन ले लेते हैं a प्लस g। अब मास को सब्जेक्ट बनाते हैं, मास बराबर हो जाएगा टेंशन अपॉन, टेंशन नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज T स्टैंड्स फॉर थ्रस्ट। यार असल में ज़िंदगी में खुद कम टेंशन थोड़ी है कि हर टी ही टेंशन लगता है। नाउ एनीवे, तो ये आपके पास यहाँ पे मास इज इक्वल्स टू थ्रस्ट, इंजन का थ्रस्ट कितना था, यस इंजन का थ्रस्ट था 16 न्यूटन, तो यहाँ पे हम 16 पुट कर देते हैं, 16 अपॉन एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है, अभी हमने निकाली है 55 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 55 रख दी, और जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.81 है। इन सबको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.246। तो आप डाटा देखें, सारा का सारा 2SF के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए आपके पास 55 सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ था 55, ये दिया हुआ है 16, तो आपके पास जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो 2SF में दिया हुआ है, तो आप आंसर भी 2SF में लिख दें, तो 0.246 becomes 0.25 kg। नाउ आगे चलते हैं, एट टाइम 0.3 seconds अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल सेपरेट्स फ्रॉम द रॉकेट।
बेटा ये चाइना का बना हुआ रॉकेट था, और हुआ ये कि जब ये ऊपर गया तो 0.3 सेकेंड्स पे पहुंच के इसमें से चीज़ें टूट के गिरना शुरू हो गई। तो पहली चीज़, एक स्मॉल मेटल का पीस जो है वो टूट के गिरा। ठीक है। अच्छा, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रॉकेट अबव द ग्राउंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स। तो कहानी ऊपर अलग सुनाई है, नीचे पूछ ये रहा है कि आप ये बता दीजिए 0.3 सेकेंड्स में उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट गेन कर ली। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ पे हम चलते हैं। मेरा बेटा ग्राफ अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे पास 0.3 सेकेंड्स तक का ग्राफ है, और इतने ही टाइम में वो पूछ रहा है कि आपने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अगर आप सब ने, आप में से जिसने ओ लेवल्स किया होगा, ठीक है, तो उसको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास वर्टिकल हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है। तो आपके पास ये कौन सा शेप आ रहा था? ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का शेप नज़र आ रहा है आप सबको। और राइट एंगल ट्राइंगल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास? 0.3। हाइट कितनी है? 16.5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या बात लिखते हैं यहाँ पे? हम लिखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्टिकल हाइट। ठीक है। और उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा? हाफ बेस कितना था? 0.3 सेकेंड्स, और हाइट हमारे पास कितनी थी? 16.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.475 मीटर्स। अच्छा, एक और चीज़ आपने पढ़ी, और वो क्या था? इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे और करके और ऐसे लिख देते हैं। मेरा बेटा, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या थी? क्या लिखा हुआ इसने कहीं पे? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यस, कैसे पता चला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है? कि आपके पास ग्राफ के अंदर 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास रॉकेट की क्या हो गई? 0। तो u बिकम 0, तो इट मींस दिस होल फैक्टर बिकम्स 0। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन बड़ी सिंपल सी रह गई। आपको s यानी डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल हाइट 1/2 कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपको पता है 55 अभी आपने निकाली है, और टाइम उसने कहा है 0.30 सेकेंड्स, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा 2.475 मीटर्स। अगेन हमें आंसर 2SF में देना है, तो 2.475 becomes 2.5 meters. The speed at which the piece of metal strikes the ground. हमें वो स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से आके मेटल पीस जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। उसे हमसे पार्ट बी के अंदर शुरू में ही कहा था, एट 0.3 सेकेंड्स अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल सेपरेट्स फ्रॉम द रॉकेट। ठीक है। और 0.3 सेकेंड्स के ऊपर हमारे पास जो रॉकेट था, ये लेट से बेटा ये हमारा रॉकेट है। ठीक है। और 0.3 सेकेंड्स पे हमारा ये रॉकेट ट्रेवल कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 16.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। और 0.3 सेकेंड्स के ऊपर उसने कहा कि एक पीस ऑफ मेटल जो है वो आपके पास डी अटैच हो गया। ये पीस ऑफ मेटल डी अटैच हुआ। जब पीस ऑफ मेटल डी अटैच हुआ तो बेटा ये पीस ऑफ मेटल फौरन धड़ करके नीचे नहीं गिरेगा। जब रॉकेट की स्पीड 16.5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन है, तो आपके पास रॉकेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पीड भी 16.5 मीटर पर सेकेंड होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मेटल पीस जो है आपके पास, ये पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा विद द स्पीड ऑफ 16.5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फिर स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर डिक्रीज होगी और एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगी जब स्पीड बिकम्स 0, और उसके बाद फिर रॉकेट के पीस ऑफ मेटल का डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगा, और ये आपके पास ये हिट करेगा ग्राउंड को, और हमें जिस स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को वो हमें स्पीड निकालनी है। तो इसको मैं पहले प्रॉपर्ली वो कर देता हूँ कि लेट से ये आपके पास ये जो मेटल पीस है इसकी स्पीड भी 16.5 होगी, और ये उसके बाद पहले अपवर्ड जाएगा
और फिर अपवर्ड जाने के बाद फिर ये आपके पास ये हिट करेगा ग्राउंड को, और ये ग्राउंड को जो हिट करेगा जिस स्पीड से, वो हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। और इनिशियल स्पीड हमारे पास पीस ऑफ मेटल की 16.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास यू आ गया। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज़ दी हुई है, और वो क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास ये जो वर्टिकल हाइट है 0.3 सेकेंड्स के ऊपर, जो हमारे पास हाइट गेन की थी रॉकेट ने या रॉकेट के पीस ने, मेटल पीस थे, वो हाइट हमारे पास हमने ऊपर वाले सेक्शन पार्ट में निकाली है 2.5 मीटर्स। तो हमारे पास बेटा फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, और हमारे पास हाइट है 2.5 मीटर। तो ज़ाहिर है फॉर्मूला तो स्ट्रेट अवे खुद बता रहा है कि कौन सा लगना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास लगेगा 9.81। ठीक है, और s हमारे पास कितना था, s है हमारे पास 2.5 मीटर्स। उसके बाद v स्क्वायर हमें निकालना है माइनस u। अच्छा बेटा, अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी टेकन एज पॉजिटिव तो अपवर्ड वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी होगी। तो हम 16.5 जो रॉकेट के पीस मेटल पीस की अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है, उसको हम नेगेटिव 16.5 ले लेते हैं। ये जो स्पीड है 16.5, इसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास इसको -16.5 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। और अगर आप स्पीड लेते हैं तो जस्ट 16.5 ले सकते हैं। अगर आप वेलोसिटी कहते हैं तो आपके पास वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर हमारे पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 321 पॉइंट। उसके बाद मेरे पास वेलोसिटी का अंडर रूट लिया हमने, वी स्क्वायर का अंडर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 17.92। तो इसको हम 17.92 को 2SF में 18 मीटर्स पर सेकेंड लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपके पास क्या है, आपने ओलर से याद किया होगा, सम ऑफ clockwise movement is equals to sum of anti-clockwise movement, ठीक है, about the same point, पिवट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं पार्ट बी। अ hollow plastic sphere is attached at one end of a bar. The sphere is partially submerged in water and the bar is attached to a fixed vertical support by a pivot P as shown in figure. अच्छा, तो ये आपके पास एक फिक्स सपोर्ट दी हुई है, ये आपके पास पिवट है, और ये आपके पास एक स्फेयर है। ये बेटा ये सेटअप आपके पास अगर घर में पानी आता है, टैंकर नहीं डलता, तो ये सेटअप आप अपने घर के अंदर पानी की टंकी खोल के देख सकते हैं। उसमें यही आपके पास एक बॉल लगी हुई होगी प्लास्टिक की, और जब पानी जैसे जैसे बढ़ता है तो ये पानी का लेवल बढ़ रहा है, और ये आपके पास रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। द स्फीयर हैज़ वेट 0.3 न्यूटन्स। कह रहे हैं स्फीयर का वेट 0.3 न्यूटन है। इसको हम यहाँ पे लेवल कर लेते हैं कि ये आपके पास 0.30 न्यूटन, ये आपके पास क्या है, वेट ऑफ स्फीयर। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्फीयर इज 0.29 मीटर्स। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.29। तो ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द स्फीयर। नाउ मेरा बेटा मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ठीक है, तो फोर्स क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द sphere 0.30। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या होगा, तो मेरा बेटा अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट आपके पास ये होगा। ठीक है, और इसको मैं कहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठाता हूँ, इसको दोबारा रब करके और यूँ बना देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा
अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, तो आपके पास ये बना। रीजन क्या है कि पिवट ये रहा, ठीक है। अगर मैं वेट की लाइन ऑफ एक्शन को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सबको पता है, आप लोग क्लास में काम कर चुके हैं। आपके पास जो थीटा के साथ वाला होता है वो आपके पास हमेशा कॉस होता है। तो हाइपोटेन्यूज 0.29 टाइम्स कॉस ऑफ 40 डिग्री, और थीटा के सामने अपोजिट साइड पे जो होता है वो 0.29 यानी हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन ऑफ एंगल विच इज 40 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0.29 कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0666, ठीक है। 2SF में लिखना है तो 0.067। आगे चलते हैं, ये आपसे कह रहे हैं द सिस्टम shown in figure 3.1 is part of mechanism that controls the amount of water in a tank, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। Water enters the tank and causes the sphere to rise. This results in the bar becoming horizontal. Figure 3.2 shows the system in its new position. पानी की टंकी भर गई है, ये कहीं और गई है, पानी हमारे यहाँ तो इतना नहीं आता कि टैंक भर सके। खैर आगे चलते हैं। तो in this position the rod R exerts a force to compress a horizontal spring that controls the water, ठीक है। Water supply to the tank. R is positioned at a perpendicular distance 0.017 meter above P, ठीक है। Now, तो ये कह रहे हैं कि R, rod R exerts a force to compress the spring, और R is at a perpendicular distance of 0.7 meters above P। खैर आगे चलते हैं। द वेरिएशन ऑफ द फोर्स F अप्लाई टू द स्प्रिंग विद कंप्रेशन X ऑफ द स्प्रिंग इज शोन। तो ये आपके पास जो हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर हुक्स लॉ वाला हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, लेकिन हुक्स लॉ में तक क्या था कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ था, ये फोर्स कंप्रेशन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक ही चीज़ है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फोर्स वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के अंदर जो कंप्रेशन है वो मिलीमीटर के अंदर है। नाउ बेटा यूज फिगर 3.3 टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग। हमने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पढ़ा था हुक्स लॉ, F इज इक्वल्स टू के ई, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन। यहाँ पे इन्होंने कंप्रेशन दिया है तो मैं ई को एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या दिया हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। नाउ हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है, तो के बराबर हो गया एफ अपॉन एक्स। मेरा बेटा वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे कंप्रेशन है, तो ये क्या बन गया, वाई अपॉन एक्स ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है भाई। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ग्रेडियंट के फॉर्मूले में हमें एक आसानी जो दिखती ही नज़र आ रही है वो ये है ओरिजिन 0 0, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट हम एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ से अपनी लाइन को इधर से लेके चलते हैं इधर तक, ये आ गया। अच्छा ये 20 है, ऊपर 25 है, 10 बॉक्सेस हैं, तो आपके पास ये बनेगा 21, ठीक है भाई। तो y2 कितना है 21, x2 कितना है 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम उठा के डाल देते हैं, तो आपके पास 21 माइनस 0 अपॉन 10 मिलीमीटर था, 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 माइनस 0, तो 21 अपॉन 10 हो गया बेटा 2.1, 2.1 एक्सपोनेंट प्लस 3। इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये 2100 बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2100,
At the position shown in figure 3.2, the system is stationary and in equilibrium. ठीक है. The radius of the sphere. एक तो पहले तो इसे नाम बता दिया कि भाई इसका नाम क्या है, स्फेयर है. ठीक है. तो फॉरन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला जहन में आ जाना चाहिए. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है. एंड 26% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज सबमर्ज्ड. कह रहे 26% आपके पास बॉल जो है वो आपके पास सबमर्ज्ड. ठीक है भाई. अच्छा भाई, सही है, मान लेते हैं. उसके बाद ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना. शो दैट द अपथ्रस्ट ऑन द स्फीयर इज 1.18 न्यूटन. कह रहे अपथ्रस्ट की वैल्यू निकाल के मुझे बता दो. तो मेरा बेटा, अगर मैं इसको डायग्राम पे लेके चलूँ आपको, तो हमने वेट ऊपर निकाला था. निकाला क्या था, वेट गिवन था, और वो था 0.30 न्यूटन. ठीक है. तो मेरा बेटा यहाँ पर आपके पास जो वेट है वो है W 0.03 है, 0.3 है, 0.3 है, 0.3 न्यूटन. ठीक है भाई. और आपके पास वो कह रहा है अब थ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है, अब थ्रस्ट मैं UT लिख देता हूँ, वो कितना था 1.18 न्यूटन अब थ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है. ये इसने बताया है. और उसने एक और बात जो हमें बताई है वो ये बात कही है कि 26% ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड. कह रहा है 26%, 26% जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है. ठीक है. अब हमारे पास अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो अपथ्रस्ट UT या U या F कुछ भी लिख सकते हो, रॉ GV. ठीक है. ये आपके पास रॉ जो होता है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन पे आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो G की वैल्यू हमेशा 9.81 है. और V जो है ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास 26%. तो सबसे पहले तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए. तो मेरा बेटा वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, इसे बता दिया कि शेप क्या है स्फीयर की. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 आपने एज इट इज रखा, पाई भी एज इट इज रखा, और रेडियस इसने आपको दे दिया है 0.0480 और इसका क्यूब. इससे आपका वॉल्यूम आ गया 0.000463. अब इस वॉल्यूम को हम उठा के अपने पास प्लग इन करेंगे. तो मेरा बेटा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड उसने कितनी दी हुई है, 1.000 10 to power 3. ठीक है. G की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 9.81. और आपके पास अब थ्रस्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.000463. लेकिन 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 उसके साथ उसने क्या कहा है, 26%, ये जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है इसका सिर्फ 26% आपके पास सबमर्ज है. तो आप यहाँ पे 26% के लिए 26/100 लगा दें कि भाई ये मैं इतनी वैल्यू ले रहा हूँ. ठीक है. इसका 26% ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 26/100 कर दिया. आप चाहें तो डायरेक्टली कर लें. इसको जब आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो आपने प्रूफ करना है, 1.18 न्यूटन. By taking moments about P, determine the force exerted on the spring by the rod. ठीक है. जो रॉड R exert कर रही है फोर्स ऑन टू द स्प्रिंग. ठीक है. तो अब हम ज़रा जाके देखते हैं, ये आपके पास ये आ गई R. रॉड R exerts a force onto the spring towards the right. ठीक है. स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है. और स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में. ठीक है. जो स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग की इस फोर्स की वजह से मेरा बेटा होता क्या है कि ये रॉड नीचे की तरफ मूव करती है. ठीक है. स्प्रिंग इसको धक्का देता है और ये नीचे की तरफ जाती है. अब हमें उसने
पूछा क्या है कि ये रॉड इस स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। क्योंकि ये सिस्टम स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो जितनी ये फोर्स आर रॉड आर की वजह से यहाँ पे लग रही है, उतनी ही स्प्रिंग रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये जो फोर्स है, आई कॉल्ड इट एफ, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना होगा। तो मेरा बेटा तुम्हारे पास ये पिवट है, ठीक है, ये पिवट है, और ये तुम्हारे पास फोर्स लग रही है एफ टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये तुम्हारे पास फोर्स लग रही है जो कि स्प्रिंग लगा रहा है रॉड के ऊपर, और ये तुम्हारे पास पिवट पी है। तो जो डिस्टेंस हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यही हुआ। परपेंडिकुलर कैसे, ये आपके पास परपेंडिकुलर बन गया। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे केस में कितना है, 0.017, ये लिखा हुआ 0.017 और f टाइम्स 0.017। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पास अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट, ठीक है, ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 0.29 मीटर्स आ रहा है। तो ये आपके पास अप थ्रस्ट जो फोर्स है, वो आपके पास जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, वो आपके पास क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास अप थ्रस्ट जो है फोर्स लगाएगी। नाउ तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास हो जाएगा 1.18 टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 0.29। ठीक है, अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास वेट जो फोर्स है वो तुम्हारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा तुम्हारे पास 0.30 टाइम्स 0.29। ये तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा मूवमेंट ये आपके पास इस रॉड आर या इस स्प्रिंग की वजह से होगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, कैसे पता, ये देखो लास्ट वाली डायग्राम में, ये देखो, ये तुम्हारे पास ये बॉल नीचे थी जब पानी का लेवल नीचे था, तो डेफिनेटली स्प्रिंग ने फोर्स एक्सर्ट किए इस डायरेक्शन में। वापस आ जाते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में एफ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास मोमेंट जो होगा वो आपके पास ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये तुम्हारे पास कौन सा है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.017। अब हम जाके यहाँ वहाँ पर वैल्यू सारी लगा देते हैं। तो मेरा बेटा आपके पास कहाँ गया पेन, ये रहा, तुम्हारे पास अप थ्रस्ट 1.18, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट कितना था 0.29, इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, छोटा सा लिख दिया। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास ये तो हो गया अप थ्रस्ट, उसके बाद फिर वेट का था। तो वेट कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वेट तुम्हारे पास 0.30 न्यूटन वेट था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 0.29, ये हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद दूसरा आपके पास मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज कौन सा प्रोड्यूस हो रहा था, जो स्प्रिंग एक्सर्ट कर रही थी फोर्स ऑन टू द रॉड विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन टू द रॉड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन टू द स्प्रिंग, और उस फोर्स का नाम क्या था तुम्हारे पास, एफ टाइम्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट था 0.017। तो ये तुम्हारे पास हो गया बेटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। अब इस फोर्स को तुम ये बोलो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द रॉड, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बाय द रॉड कॉजेस कंप्रेशन, दोनों का मतलब एक ही है। तो 15 न्यूटन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल के दे दें। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 आपके पास ये रहा। के जो है हमने सबसे पहले वाले पार्ट में निकाला था, ऐसे ही यहाँ के निकाला, ये रहा 2100 के हमारे पास है 2100,
तो हम यहाँ पे के की वैल्यू को 2100 पुट कर देते हैं, ये आ गया के। उसके बाद जो कंप्रेशन हुआ था वो हमें निकालना है। अच्छा बेटा, तो कंप्रेशन जो हुआ है वो आपके पास 15 न्यूटन फोर्स लगाने से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगी है वो 15 न्यूटन की लगी है। उस 15 न्यूटन की वजह से कंप्रेशन कितना हुआ, तो ये देखो 15 न्यूटन की ये फोर्स है, इसकी वजह से जो कंप्रेशन हुआ वो हमने निकालना है, और वो ये रहा पॉइंट। ठीक है भाई, तो हम ये पॉइंट, ये रहा। ठीक है भाई, ये देखो, ये रहा वो पॉइंट। और अच्छा, ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7.2। 7.2, और याद रखिएगा इसके यूनिट क्या होंगे, मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम ये लगाने के लिए जा रहे हैं 7.2 मिलीमीटर, ये रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7.2, और मिली का 10⁻³ अब ये अगर मैं कैलकुलेटर में प्लग इन करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.054 जूल्स। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी तो है, EP बराबर है हाफ एफ एक्स के। तो 1/2 फोर्स हमने अभी पिछले वाले पार्ट में निकाली थी, कितनी, 15 न्यूटन, तो आप यहाँ पे 15 न्यूटन पुट कर दें। उसकी वजह से एक्सटेंशन कितनी है, 7.2 टाइम 10⁻³ इससे भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने 0.054 जूल्स लिख देना है। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट, when the sphere moves from the position shown in figure 3.1 to the position shown in figure 3.2, the upthrust of the sphere does work। ठीक है, कह रहा है अपथ्रस्ट ने वर्क डन किया, जिसकी वजह से आपके पास वो जो बॉल थी, जो स्फीयर था, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, assume that the resistive forces are negligible, explain why the work done by the upthrust is not equal to the gain in elastic potential energy। तो मेरा बेटा वो आपसे कह रहा है कि भाई जो वर्क डन आपके पास किसने किया, अपथ्रस्ट ने किया, वर्क डन बाय अपथ्रस्ट, वो कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी थी, कहाँ गई अपथ्रस्ट, 1.18 न्यूटन। ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आपके पास ये आपके पास आ गया है, हम डिस्टेंस ले लेते हैं 0.29 साइन ऑफ 40 डिग्री, कि यहाँ से यहाँ तक आ गया कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अगर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक समझाने के लिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.18 टाइम्स 0.29 साइन ऑफ 40 डिग्री। इससे आंसर आया आपके पास 0.2199 जूल्स, यानी 0.22 जूल्स। ये वर्क डन है, अब थ्रस्ट ने किया। अब जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने गेन की थी, गेन एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी, 0.054 जूल। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास वर्क डन तो हुआ 0.22 का, उसकी वजह से जो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया वो आया 0.04। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 0.166 जूल्स। क्या ना, ये जो डिफरेंस है
ये आपके पास क्यों नहीं इलास्टिक, यानी ये डिफरेंस कहाँ चला गया? ठीक है, तो भाई आपके पास स्फेयर ने हाइट गेन की है, जब स्फेयर ने हाइट गेन की है तो नाउ स्फेयर पजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि ये जो डिफरेंस है इज कन्वर्टेड इनटू जीपीई ऑफ स्फेयर। ठीक है, खैर इतनी ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिंपल इतना लिखना था कि जो डिफरेंस इन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर, बस काफ़ी है आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव travels through a medium from left to right. Figure 4.1 shows the position of the sum of the particles of the medium at time t is equals to 0, and a graph showing the particle displacements at the same time t 0। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स टू द राइट ऑफ देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, आर शोन एज पॉजिटिव। जो पार्टिकल राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव में शो कर रहे हैं, और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट उनको हम नेगेटिव में शो कर रहे हैं ग्राफ में। द पीरियड ऑफ द वेव इज टी। ठीक है, टाइम पीरियड जो है इस वेव का वो आपके पास कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है। ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ सर्कल्स अराउंड टू पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली वन वेवलेंथ अपार्ट। अच्छा भाई, तो वन वेवलेंथ अपार्ट। देखो भाई, ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, वाई एक्सिस पे देखो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे देखो डिस्टेंस। तो ये इसका मतलब वन कंप्लीट वेव इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये और ये एक दूसरे के साथ वन वेवलेंथ अपार्ट है, तो इन दोनों को हम सर्कल कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ वन वेवलेंथ अपार्ट है। आगे चलते हैं। ऑन फिगर 4.1 स्केच अ लाइन ऑन द ग्राफ टू रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस टी बाई 4। पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं आप टी बाई 4। ये पॉइंट आपके पास है वन कंप्लीट वेव दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा? टी बाई 2, और फिर ये वाला पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा? मजीद हाफ कर लो तो टी बाई 4। ये आपके पास टी सेकेंड्स पे तो ये पूरी आपके पास वेव बन गई। ठीक है, कह रहे इसमें मजीद टी बाई 4 ऐड करो, वन क्वार्टर ऑफ द साइकिल। तो आपके पास हर पार्टिकल अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हर पार्टिकल ऑफ द वेव आफ्टर क्वार्टर साइकिल आपके पास आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे पास ये वाला पार्टिकल ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल ट्रेवल करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी आफ्टर वन क्वार्टर ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो ये देखो, ये मैं पहले यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, इसको 4 के बजाय 5 ले लो। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रेवल करके इधर आ जाएगा आफ्टर वन क्वार्टर ऑफ द साइकिल। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ ट्रेवल करके आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ट्रेवल करके इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर अगर हम वेव ड्रॉ करें तो अब आपके पास बेटा वेव आपके पास, अब ओरिजिन ये पॉइंट बना, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया क्योंकि ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट करके इधर आ गया। ठीक है,
ये इधर बना, उसके बाद ये पार्टिकल इधर पहुंचा, फिर ये पार्टिकल इधर पहुंचा, उसके बाद ये पार्टिकल इधर पहुंचा, फिर ये पार्टिकल इधर पहुंचा, फिर ये पार्टिकल इधर पहुंचा, फिर ये पार्टिकल इधर पहुंचा, और ये पार्टिकल इधर पहुंचा। ये हुआ आफ्टर 1/4 ऑफ द साइकिल। देखो बेटा, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये कंप्लीट एक वेव है, ठीक है। इस वन कंप्लीट वेव रिप्रेजेंट वन टाइम पीरियड। इसको मैंने तोड़ा t/2 के अंदर, और t/2 को मजीद तोड़ के t/4 पर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी आफ्टर t/4 सेकेंड्स आपके पास वेव के पार्टिकल्स कहाँ पर पहुंचे हुए होंगे। तो अब ये t/4 में यहाँ पर आ गया, तो आफ्टर 1/4 ऑफ द साइकिल ये जो ओरिजिन था ये मूव करके इधर आ जाएगा। हर क्वार्टर के ऊपर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल z एट टाइम t0 प्लस t/4। पार्टिकल z का वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास वो किधर जाएगा t/4 पर। तो मेरा बेटा, अगर तुम पार्टिकल z को देखो तो पार्टिकल z जो है वो आपके पास ये रहा। तो हम यहाँ पे पार्टिकल z के लिए अगर लाइन ड्रॉ करें तो पार्टिकल z आ रहा है अबव द मीन पोजीशन, यानी कि आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। हमने यहाँ पे अभी लाइन रीड की थी कि पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट टू द राइट शोन एज पॉजिटिव। तो आपके पास ये राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख लें, आप राइटवर्ड्स लिख लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 16 किलोहर्ट्ज। The distance between particles x and y is 0.19 meters. तो x कौन सा है, x जो है ये रहा और y ये रहा, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि x और y जो है आपके पास, अगर x आपके पास क्रस्ट है तो y ट्रफ हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज λ/2। तो बेटा ये आपके पास इसने दे दिया λ/2 इज इक्वल्स टू 0.19 मीटर्स। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो 0.19 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा 0.38 मीटर्स। वो आपसे क्या कह रहा है आगे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। कह रहा है स्पीड आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी 16 एक्सपोनेंट 3 टाइम्स 0.38, और इसका आंसर आ गया 6100 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ आगे चलते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग, a longitudinal sound wave is traveling through a solid. The initial intensity of the wave is I naught. आपके पास कह रहा है initial intensity I naught. The frequency of the wave remains constant and the amplitude falls to half of its original value. ये आपसे क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड आपके पास कम होके आधा हो गया। Determine in terms of I naught the final intensity of the wave. कह रहा है फाइनल इंटेंसिटी आप निकाल दें, ठीक है। तो फाइनल इंटेंसिटी का नाम हम I1 कर देते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल इंटेंसिटी आपके पास IO थी। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इंटेंसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 अपॉन नया एम्पलीट्यूड कितना है, हाफ ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, A0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हम क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो I0 अपॉन
ए नॉट का स्क्वायर वेयर ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू, मेरा बेटा ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 4 ऊपर चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइम्स आपके पास I1 अपॉन ओरिजिनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाता है, ये और आपके पास इंटेंसिटी आ जाती है I0 अपॉन 4, यानी 1/4 टाइम्स I0, यानी 0.25 ऑफ I0। Now the sound wave in C now meets another sound wave traveling in opposite direction. Sure. State a condition necessary for these two waves to form a stationary wave. तो स्टेशनरी वेव के लिए आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कि टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो इसने हमें बता दिया, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे मीट, ठीक है, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है, तो आप कोई भी लिख लीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ठीक है। State two ways in which a stationary wave differs from a progressive wave, ठीक है। तो आपके पास पहली बात तो ये कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव वेव के पास नहीं होते। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टेशनरी वेव डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास विद इन वन लूप, ठीक है, विद इन वन लूप जितने भी आपके पास नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं, एडजेसेंट पार्टिकल्स होते हैं, ऑल आर इन फेज, ठीक है। जबकि आपके पास जो वो होते हैं प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, वो पार्टिकल्स आपके पास आउट ऑफ फेज होते हैं। तो हमें कितना लिखना है, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 मार्क्स का लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि स्टेशनरी वेव डज नॉट transfer energy. Stationary wave does not transfer energy, ठीक है, while progressive wave does, बस डज लगा के ख़त्म कर देते, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, स्टेशनरी वेव्स के पास क्या होते हैं, नोड्स एंटी नोड्स। स्टेशनरी वेव हैज़ नोड्स या एंटी नोड्स, ठीक है, जबकि while progressive wave does not, ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया। नाउ नेक्स्ट है स्टेट किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, आपके पास सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू सम ऑफ PD, ठीक है। तो आपके पास सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू सम ऑफ PDs, ठीक है, इन अ क्लोज लूप, ठीक है। Now next, 3 identical cells each of EMF। अच्छा बेटा एक चीज़ बता दो, यूजुअली आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट ए पार्ट जो दिया हुआ होता है और उसमें वो आपसे कोई डेफिनेशन आपसे पूछ रहा होता है, तो ये उसका हिंट होती है कि आगे जाके ये चीज़ लगने वाली है, ठीक है, अप्लाई होने वाली है। नाउ 3 identical cells each of EMF 1.5 वोल्ट एंड internal resistance 590 मिली ओम्स। तो भाई आपके पास ये सेल है 1.5 1.5 1.5 का, और हर एक के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है,
590 मिली ओम्स के अंदर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है। तो 590 मिली ओम्स को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसके अंदर, 0.59 ओम्स के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 0.59 ओम्स, ठीक है। द कंडक्टर इज कंपोज्ड ऑफ टू सिलिंड्रिकल सेक्शंस ए एंड बी, ठीक है। आपके पास एक कंडक्टर लगाया हुआ है, 3 सेल्स पैरेलल में लगाए हैं और उसके साथ फिर आपके पास एक कंडक्टर लेके लगा दिया। कंडक्टर आपके पास ए और बी हैं और आपके पास दोनों के क्रॉस सेक्शंस अलग अलग हैं। अच्छा, द टोटल रेजिस्टेंस आपके पास, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.2 ohms। कह रहा है कि ये जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है ये 2.2 ohms की है, ठीक है। कह रहा है शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 2 ohms। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आप बता दीजिए कि 2 ohms के बराबर है। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं मेरा बेटा। एक मेथड तो आपके पास क्या है कि देखो, ये तुम्हारे पास एक रेजिस्टर, ये दूसरा इंटरनल रेजिस्टर, ये तीसरा इंटरनल रेजिस्टर, ये 3 इंटरनल रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इन 3 पैरेलल रेजिस्टर्स की जगह आप एक कंबाइंड पैरेलल रेजिस्टर बना दें और उसके साथ फिर ये आपके पास एक कंडक्टर लगा दें, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंसेस की। तो 3 हैं तो रेसिप्रोकल आपके पास लगा देते हैं। तो ये 3 पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आर टी बराबर है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और ये ब्रैकेट लगाया और रेसिप्रोकल का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/0.59 प्लस 1/0.59 प्लस 1/0.59 और ये हमारे पास रेसिप्रोकल का साइन लग गया। इससे हमारे पास आंसर आ गया 0.197 ohms। ये आ गई कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। मैं करंट निकाल सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की गिवन है। कैसे निकाल लूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R से। वोल्टेज आपके पास EMF द बैटरी कितना है, टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, पैरेलल में लगे हुए हैं 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस इसने सर्किट की दी हुई है 2.2 ohms। तो मेरे पास जो करंट आएगा 1.5 को 2.2 से डिवाइड करके 0.68 एम्पियर, ये मेरे पास करंट आ गया। अच्छा, इसको मेरा बेटा मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ I इज इक्वल्स टू 0.68 एम्पियर। अब ये 0.68 एम्पियर ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ये जब करंट इधर आएगा तो इस पॉइंट पर पहुंच के करंट के पास एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, करंट डिवाइड होना शुरू होगा। फिर करंट इधर पहुंचेगा, यहाँ पर आके फिर करंट डिवाइड हो जाएगा, फिर करंट आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो तीनों में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.68 को डिवाइड कर दूँ मैं 3 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.23 एम्पियर्स। तो हर एक ब्रांच में मेरे पास जो करंट जाएगा वो 0.23 एम्पियर का करंट जाएगा। यहाँ पे भी 0.23 एम्पियर और यहाँ पे भी 0.23 एम्पियर का करंट जाएगा। ये चीज़ मेरे पास आ गई। यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज निकालूँ V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R, ठीक है। करंट मेरे पास कितना है 0.23 और रेजिस्टेंस 590 मिली ओम्स को मैं 0.59 लिख दूँ तो मेरे पास वोल्टेज लॉस अक्रॉस इंटरनल 0.1357 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। ये तो V इज इक्वल टू IR होगा, ठीक है। करंट आपके पास 0.68 है, ठीक है। वोल्टेज बराबर जाएगा 0.68 और इसके अक्रॉस इसकी रेजिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करनी है और वो होगी
हम अज्यूम कर लेते हैं आर, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 0.68 आर होगा। मैं इसको पहला मेथड किरचॉफ सेकंड लॉ से करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ आपके पास क्या है कि आप एक लूप ले लें, लेट से यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ लूप के लिए, ए, ठीक है, बी, सी, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। ये हमारा लूप है ए बी सी डी ए, ठीक है। नाउ ए से बी पर आओ, कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ? नहीं हुआ। अब बी से सी के ऊपर जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हुआ? यस। कितना हुआ? 0.68। तो पहले तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ वो हुआ, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.68 आर, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका कोई वोल्टेज यहाँ से सी से डी तक वोल्टेज ड्रॉप हुआ? नहीं हुआ। फिर डी से आप आगे चले तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है जो आपने कैलकुलेट कर चुके, कितना है? 0.1357। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लो 0.1357, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ गया बैटरी और ये आपके पास पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। तो आप इज इक्वल्स टू इसको 1.5 लिख दो, ठीक है। यहाँ से आपके पास R की वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा? 0.68 R इज इक्वल्स टू 1.5 में से 0.1357 निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 1.3643। और R को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो डिवाइड करना पड़ेगा और इससे आंसर आ रहा है 2.0 ओम्स। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस हमें जो कैलकुलेट करनी थी ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने इससे निकालनी थी तो ये आपका सवाल ये होगा कि सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड मेरा बेटा वो ये है कि जो आपके पास जितनी भी इंटरनल रेजिस्टेंसेस थी, ठीक है, जो हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली थी वो ये रही, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास सर्किट बनाऊं इसका, तो ये देखो, ये मेरे पास आपके पास वोल्टेज और ये मेरे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आर टी, ठीक है। और ये मेरे पास नीचे एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है। मैं यहाँ कंडक्टर लिख देता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई थी? 0.197 ओम्स। ये थी मेरा आर टी। और ये मेरे पास वो बैटरी है जो कि टोटल ईएमएफ 1.5 वोल्ट्स के बराबर। अब मेरा बेटा एक चीज़ बताओ ये क्या हुआ? ये दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं जिनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम्स मेरे पास गिवन है। तो अब दूसरा मेथड मेरे पास जो आ जाता है वो ये कि आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आर टी बराबर है, दो रेजिस्टर्स हैं उनकी दोनों की रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दो क्योंकि दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपके पास कितना हो गया? 0.197 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, आई कॉल इट आर सफिक्स सी। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी दी हुई है? 2.2 ओम्स बराबर है 0.197 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमें निकालनी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को सब्जेक्ट बनाया, सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0 ओम्स। तो ये दो मेथड्स थे जिससे आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ जो हमने यहाँ पे लगाया, ये किरचॉफ्स लॉ किस तरीके हमने किया, और दूसरा हमने ये अपने उससे किया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर। हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि करंट इन द कंडक्टर इज 1.68 ओम्स। ये जो हमारी वर्किंग थी इसको हम यहाँ से उठा के और यहाँ से कॉपी और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, दोबारा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, the two cylindrical sections A and B of the conductor in figure 5.1 are made from the same material and have same length, ठीक है। तो आपके पास सेम मटेरियल है और दोनों की लेंथ भी सेम है A और B की। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके पास जो सेक्शन A है
उसका जो डायमीटर है वो आपके पास 4.3 है, और जो सेक्शन बी है, डायमीटर ऑफ सेक्शन बी वो कितना है, 7.6। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, आपके पास वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस बी की आर बी है। कैलकुलेट द रेशियो आर ए अपॉन आर बी। नाउ बेटा, इस तरह के सवाल भी हमने क्लास में बहुत सारे किए थे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या चीज़ सेम है, सेम मटेरियल मींस, सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी सेम है। सेम लेंथ मींस एल सेम है। तो अगर मैं आपके पास सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास ये अगर ए के लिए हो, फॉर ए, सिमिलरली फॉर बी आपके पास क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल्स टू रॉ एल। यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, आर ए टाइम्स एरिया इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ बी टाइम्स एरिया ऑफ बी। नाउ मेरा बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई टाइम्स आर स्क्वायर। लेकिन रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम प्लग इन कर देते हैं, आर ए टाइम्स पाई डायमीटर का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू आर बी टाइम्स पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मेरा बेटा कैंसिलेशन होती नजर आ रही है, पाई को पाई से उड़ाओ, 4 को 4 से काटो, और आपके पास डी को डी ए स्क्वायर और ये डी बी स्क्वायर। अब आपके पास इस पूरे को उठा के अब हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो आर ए, मैं लाइन लगा लेता हूँ, आर ए और डायमीटर ए का कितना है आपके पास, 4.3 मिलीमीटर्स। तो 4.3 टाइम 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बी टाइम्स डी बी कितना है, 7.6 टाइम 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। अब बेटा आर ए अपॉन आर बी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.1। दिस इज 3.1 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट आपसे, कैलकुलेट द रेशियो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन ए डिवाइड बाय एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन बी। नाउ बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू एन ए वी और ई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि दोनों सेम मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दोनों में सेम होंगे, मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है। अच्छा, दोनों आपके पास सेम मटेरियल हैं, मींस दोनों में चार्ज भी सेम होगा, और आपके पास दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों का करंट भी सेम होगा। तो अब आपके पास जो फैक्टर्स बचे वो बचे ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए टाइम्स स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी टाइम्स स्पीड ऑफ बी। हमें वी ए अपॉन वी बी निकालना है, तो ये हमारे पास हो गया आपके पास ए बी अपॉन ए, और एरिया ऑफ बी हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो वो सिंपली हम जो है डायमीटर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7.6 डिवाइड बाय 4.3। तो 7.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4.3 का स्क्वायर, और दैट गिव्स यू 3.1। जी, पार्ट डी। The circuit of figure 5.1 is altered by removing one of the cell. Cell आपने हटा दिया. State and explain the effect, if any, of this change on the PD across the conductor. ठीक है।
तो मेरा बेटा अगर आप देखें तो हमारे पास ये कह रहा है मिसाल के तौर पे आपने ये वाला जो है सेल रिमूव कर दिया, ठीक है। जब आपने सेल रिमूव कर दिया तो अब आपके पास दो रेजिस्टर्स रह गए पैरेलल में। पहले तीन रेजिस्टर्स थे पैरेलल में, तो आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आई थी वो ये आई थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पर ठीक है जी, जब हमारे पास तीन सेल्स थे और तीनों आपके पास पैरेलल में लगे हुए थे और तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंबाइन आई थी वो 0.197 आई थी। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेल्स पैरेलल में लगे हुए हों तो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 1/0.59 प्लस 1/0.59 और इसका होल इनवर्स। तो इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आई वो हमारे पास आई 0.295। मेरा बेटा अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में थे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आपके पास कम थी। जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में आ गए तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ गई, ठीक है। जब कंबाइंड रेजिस्टेंस बढ़ गई तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, रिमूविंग वन बैटरी इंक्रीजेस, क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो मेरा बेटा आपके पास लॉस वोल्टेज इनसाइड द बैटरी आपके पास वो भी बढ़ गया। तो सेकंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मोर लॉस्ट वोल्ट्स इनसाइड द बैटरी, ज़्यादा वोल्टेज लॉस होगा इनसाइड द बैटरी। और जब आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप ये भी लिख लें कि लेस वोल्टेज अवेलेबल फॉर द कंडक्टर, ठीक है। और यही चीज़ उसने पूछी थी, स्टेट एक्सप्लेन इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो लेस वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एक बात ही हो गई। और चूँकि 3 मार्क का है तो जब आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो करंट डिक्रीजेस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है भाई, ये आपके पास सवाल हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, द न्यूक्लियाइड 14 कार्बन 14 is unstable and undergo beta minus decay emitting a high energy electron and an antineutrino to form a new nuclide X. The equation for this decay is shown. ठीक है, तो ये बेटा आपके पास बीटा माइनस डी के है। बीटा माइनस डी के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास बीटा माइनस डी के की आपके पास क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास नंबर 0 और चार्ज क्या होता है, -1, 0 -1। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 14 है तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 14 होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्रोटॉन नंबर 6 है तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इसको लिखना पड़ेगा 7, क्यों, क्योंकि आपके पास 7 - 1 गिव्स यू 6। आगे चलते हैं। B part 1, state the equation of for beta minus decay in terms of fundamental particles involved। देखो थोड़ा सा और पीछे से चलिए देखते हैं। बेटा बीटा माइनस डीके के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन में, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस और तुम्हारे पास एक एंटी न्यूट्रिनो तुम्हें मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ क्वार्क फॉर्म में बात करें तो आपके पास जो न्यूट्रॉन होता है वो आपके पास मिलके बनता है UDD से, और UDD न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन क्या होता है UUD, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहा और तुम्हारे पास एंटी न्यूट्रिनो एज इट इज़ रहा। इसके अंदर अगर और तुम जूम इन करके देखो तो तुम्हारे पास ये जो डाउन क्वार्क था ये तुम्हारे पास कन्वर्ट हो गया है अप क्वार्क में। तो अगर तुम इसको लिखो इक्वेशन तो तुम इसकी डायरेक्टली यूँ लिख सकते हो कि एक डाउन क्वार्क कन्वर्ट हो गया अप क्वार्क में,
और आपके पास एक बीटा पार्टिकल मिला और एक एंटी न्यूट्रिनो मिला। ये है तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन। और आगे चलते हैं। यूज योर इक्वेशन फ्रॉम बी पार्ट 1 टू शो हाउ द चार्ज इज कंजर्व्ड। तो मेरा बेटा जो डाउन कॉर्क है इसका चार्ज आपके पास क्या होता है, इसका चार्ज होता है डाउन कॉर्क का -1/3e। ये आपको मेमोराइज ही करना होगा, इसके अलावा इसका कोई और दूसरा हल नहीं है। और अप कॉर्क का जो चार्ज होता है वो होता है +2/3e, तो +2/3e, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तुम्हारे पास चार्ज क्या होता है, -1e, ठीक है मेरा बेटा। अब इक्वेशन आपके पास कंजर्व कैसे होगी, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है -1/3e, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी -1/3e आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/3e और -1e। तो 2/3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -1/3e, और ये इक्वेशन कंजर्व हो गई, सॉरी -1/3e। अच्छा, और आगे चलते हैं। न्यूट्रिनोज वर फर्स्ट प्रोपोज्ड टू एग्जिस्ट मोर देन 20 years बिफोर दे वर डायरेक्टली डिटेक्टेड, ठीक है। डिटेक्ट नहीं हुए थे लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस है ये पता चल गया था। In order to explain a particular experimental observation about beta minus decay, state an observation about beta minus decay that is explained by the existence of neutrino। और तरीके से भी समझ सकते हो कि जो तुम्हारे पास जो रिएक्शन हुआ उसमें से आपके पास एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो आपके पास बीटा पार्टिकल्स निकले, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आपके पास हुई थी लेट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से आपके पास जो बीटा पार्टिकल्स थे उन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले ली। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसने ली है, ये बीटा पार्टिकल ने ली है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपके पास कौन गेन करेगा, वो आपके पास न्यूट्रिनोज या एंटी न्यूट्रिनोज आपके पास गेन करेंगे ताकि आपके पास एनर्जी कंजर्व हो सके। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी में से कुछ एनर्जी न्यूट्रिनोज गेन कर रहे थे और कुछ एनर्जीज आपके पास बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स या बीटा माइनस पार्टिकल आपके पास मिट आउट हो रहे थे। ये आपके पास पता चला था कि भाई आपको इस बीटा डीके के अंदर आपके पास एक पार्टिकल और भी निकल रहा है।